Hello everyone, this side is Komal. Welcome to CAMS Club. In this video, we are going to do fourth colligative property, osmotic pressure and osmosis. इससे पहले हमने 3 colligative properties complete कर लिए हैं, relative lowering of vapor pressure, elevation and boiling point, depression and freezing point. इस वीडियो में हमें फोर्थ colligative property करनी है osmosis and osmotic pressure. इतना क्लियर। अब देखिए ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम एक टर्म क्लियर करते हैं, डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या है, देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाला एक्सपेरिमेंट, उससे हम क्लियर करते हैं। लेट्स से आपने एक बीकर में क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। मैंने कहा आपने यहाँ पर क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ब्लू कलर का होता है वो, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे ले लिया ये। अब मैंने आपको बोला आपने ऊपर से क्या किया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड किए, या फिर आपने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड किए, या फिर आपने क्या किया, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला without disturbing the concentrated copper sulfate solution, ठीक है, without disturbing the concentrated copper sulfate solution। थोड़ी देर के लिए आपने उसको छोड़ दिया ऐसे ही। कुछ देर के बाद आपने ऑब्ज़र्व किया, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो यूनिफॉर्मली ब्लू कलर का हो गया, यानी आपको ओवरऑल सॉल्यूशन जो आपको दिखा वो कौन से कलर का था, यूनिफॉर्मली ब्लू कलर, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन अब आपको कौन से कलर का ऑब्ज़र्व हुआ, ब्लू कलर का, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ हुई, यहाँ पर कुछ देर के बाद आपको यूनिफॉर्मिटी ऑब्जर्व हुई ना, है ना, यूनिफॉर्मली ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्जर्व हुआ। यानी यहाँ पर हुआ क्या, हम कह सकते हैं कि यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करे और ऊपर से यहाँ से क्या हुआ, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव करे और ऊपर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नीचे आए, यानी कि इंटरमिक्सिंग हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की। इंटरमिक्सिंग हो गई किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, यही कह सकते हैं ना। तभी तो हमें कुछ देर के बाद यूनिफॉर्मली कंप्लीट ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला। दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, इंटरमिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज डिफ्यूज़न। सेकेंड थिंग इज़ दैट यहाँ पर हमने कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ डिफ्यूज़न में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं हुई है। और एक बात, यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों की मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो हम ये सब बातें हम क्या बोलेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है, इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोथ विल फ्लो, देर इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देर इज़ नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करी है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए डिफ्यूज़न के बाद एक टर्म समझते हैं जो हमारा टॉपिक है, ऑस्मोसिस। अभी जो ये आपने काम किया है ऑस्मोसिस, देखिए मैंने बोला जो आपने ये काम किया, यानी कि आपने एक ही बीकर में लिया ना कि कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट और कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने एक ही कंटेनर में लिया। अब आपने यही काम को एक कंटेनर में लेकर यहाँ ऐसे एक कंटेनर में लिया और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। मैंने ऐसे बोला, अब आपने इस कंटेनर में लिया और बीच में आपने क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल का मीनिंग क्या है, सेमी मीन्स कुछ ही मॉलिक्यूल्स को परमिट करेगी, अलाउ करेगी मूवमेंट के लिए। सेमी परमिएबल यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करेगी, यही चीज़ है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सबसे पहले हमारी दो चीज़ों से मिलकर बन सकती है। एक नेचुरल मेम्ब्रेन होती है जो बनी होती है प्लांट मेम्ब्रेन से या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से, दूसरी ये आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर की जा सकती है यूजिंग फॉर एग्जांपल सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरली और आर्टिफिशियली के मैंने आपको एग्जांपल दिए, नेचुरल यानी प्लांट एंड एनिमल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियली यानी सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर। अभी सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है परमिट होने के लिए, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। ये SPM लिख देती हूँ शॉर्ट में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ क्या करती है, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करने देती, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पे आपने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और उस साइड आपने क्या लिया, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं और यू कैन से वाटर ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया कोई भी। ठीक है, वाटर ले लिया। अब देखिए क्या हुआ, आपने क्या देखा, कुछ देर के बाद यहाँ से क्या हुआ, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इधर की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगे। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से यहाँ से इधर की तरफ मूव करने लगेंगे तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ से इसका वॉल्यूम, इसका साइड राइज, ये वाली साइड रेज हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ कि डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ नहीं करती मूवमेंट के लिए, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही यहाँ मूव करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगे कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट की तरफ। एक बात सोचो, इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि देखो एक बात देखते हैं, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट की कम है, यानी कि सॉल्यूशन क्या हुआ, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ आपका। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ। एक बार यहाँ देखो, कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्या है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। और ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो डेफिनेशन बनाते हैं यहाँ से कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करे, सॉल्वेंट के मतलब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बोल रही हूँ मैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। या फिर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोलूँ, फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, मैंने ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कहा और ये मैंने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कहा। यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। Movement of solvent molecule from low concentrated solution to high concentrated solution is known as osmosis। ठीक है ना, तो यहाँ यही क्या बात बोली, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होना जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की है, कहाँ की तरफ जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर सॉल्वेंट की है। ये तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कहा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, उसे क्या कहा जाएगा, ऑस्मोसिस। इतना क्लियर हुआ। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखते हैं। ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन ऑस्मोसिस की। क्या लिखेंगे, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और वी कैन से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इतना क्लियर। तो लिखिए, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ movement of solvent molecule from solvent to solution side, net spontaneous movement of solvent molecule from solvent to solution, or less concentrated solution to higher concentrated solution, or
less concentrated solution to higher concentrated solution through a semi-permeable membrane is known as osmosis. Through a semi-permeable membrane is known as osmosis. क्लियर इतना कि osmosis होता क्या है? Is known as osmosis. अब देखिए, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, दोबारा से देखते हैं. तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस. इतना क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं आगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो तो अभी तक हमने क्या बोला था कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो यही बात है. देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं, वही चीज़ से वही सेम चीज़, मैंने वही कंटेनर लिया, यही कंटेनर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. क्लियर हुआ? ये इस साइड पर सॉल्वेंट है और यहाँ क्या है? सॉल्यूशन है. इसे मैंने बाहर से कनेक्ट कर दिया. मैंने कहा मैंने इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे नैरो ट्यूब लगी हुई है मेरी, ठीक है, नैरो ट्यूब है ये, ठीक है, नैरो ट्यूब. और यहाँ मैंने कह दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया. ठीक है, क्या लगा दिया आपने यहाँ पर? पिस्टन लगा दिया, कुछ भी समझ लीजिए, पिस्टन लगा दिया. ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर. पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे. ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे सारे के सारे. यहाँ सॉल्यूशन है. हो क्या रहा था? नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस. अब हमने क्या किया? मैंने क्या कहा? मुझे इस ऑस्मोसिस को रोकना है, स्टॉप करना है. तो हमने क्या किया? यहाँ से मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया. द मिनिमम एक्सेस प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ना आ पाएँ. जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ना आ पाएँ, उसे क्या कहा जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो क्या बोलेंगे? मिनिमम एक्सेस pressure that must be applied from the solution side to prevent the solvent molecule from solvent to solution is known as osmotic pressure. क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा? मैंने एक प्रेशर लगाया, मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाया सॉल्यूशन साइड से, ताकि क्या हुआ? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ना आ सके. उसे क्या कहा जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे? द मिनिमम एक्सेस प्रेशर that must be applied on the solution side, to prevent the solvent molecule from solvent to solution. The minimum excess pressure that must be applied on the solution side to prevent the solvent molecule from solvent to solution side, from solvent to solution is known as osmotic pressure. इतना क्लियर हुआ? आपने क्या किया? यहाँ से एक मिनिमम एक्सेस प्रेशर लगाया ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ना आ सके. उसे क्या कहा जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर इतना? तो क्लियर इतना
क्या कहा, यही चीज़ हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की डिस्कस की कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, हमने यहाँ से एक प्रेशर लगा दिया ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं उसकी स्टॉपेज हो जाए, उसी चीज़ को क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। तो यही मैंने लिखा था, मिनिमम एक्सेस pressure that must be applied on the solution side to prevent the solvent molecule from solvent to solution through a semi permeable membrane, ये भी लिख लो इस साथ में, is known as through a semi permeable membrane is known as osmotic pressure। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने आपको बोला कि मेरा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इफ़ प्रेशर अप्लाइड इज़ ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर जो आपने प्रेशर अप्लाई किया है वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, समझ आया क्या बोला, आप अगर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर जो आपने प्रेशर अप्लाई किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप कहते हैं आरओ कहते हैं ना, घर में भी लगा होता है आरओ, वो इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, देखो आपने प्रेशर अप्लाई किया, वो जो प्रेशर आपने अप्लाई किया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा था, तो उस केस में क्या हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस हुई, यानी कि अब यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है मूव करेंगे इधर की तरफ। अब नाउ क्या होगा, if you have applied the pressure greater than the osmotic pressure, then the movement of solvent molecule from solution to solvent side is known as reverse osmosis। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं आपको एक डेली एग्जांपल भी दूंगी, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि सी वाटर जो होता है वहाँ पे किस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस होती है वो हम समझते हैं, फिर आरओ की डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलिए देखिए फिर लिखते हैं डेफिनेशन, इफ़ द प्रेशर अप्लाइड इज़ ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ़ प्रेशर अप्लाइड इज़ greater than the osmotic pressure, then the movement of solvent molecule, from solution to solvent side, क्लियर हुआ, from solution to solvent side, through a semi permeable membrane, is known as reverse osmosis, is known as RO, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ, अभी हमने पीछे डायग्राम बनाया था तो मैंने आपको बताया था, यही डेफिनेशन क्लियर कराई। यही चीज़ देखो आप ऐसे कह सकते हो, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर मैंने ही बताया आपको, लिखिए फिर इसी चीज़ को समझते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है हमने, यहाँ पर भी यही काम होता है जो हमने देखा है। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे क्या है आपका, पहले तो इस साइड पे सी वाटर है, बीच में आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, सी वाटर है, और इधर आपके पास फ्रेश वाटर है, और यहाँ बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ, यहाँ से आपने क्या किया, बाहर की तरफ क्या लगा दिया, लेट से पिस्टन लगा दिया, यहाँ से आपने बाहर की तरफ पिस्टन लगा दी। ठीक है, अब मैं कहूँ कि आपने यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई किया है वो ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, प्रेशर अप्लाइड ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, यही बात हम कर रहे हैं। पहली बात देखो, चलो पहले नॉर्मल एक बात समझते हैं, हमने क्या कहा, सी वाटर, यानी कि यहाँ पे सी वाटर में नमक बहुत ज़्यादा होता है ना, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, यहाँ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा है यहाँ पर, तो नॉर्मली क्या होगा,
सॉल्वेंट कहाँ मूव करता है? अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यही तो कह रहे थे हम लोग। सॉल्वेंट कहाँ मूव करता है? अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि सॉल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन मूव करेगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर। अब देखिए फ्रेश पानी जो आपका है वो वहाँ से निकल के सी की तरफ जा रहा है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ की तरफ जा रहे हैं लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इधर मूवमेंट हो रही है। पर हमें तो क्या चाहिए अब, हमारा तो मतलब कि क्या कह सकते हैं कि प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ जा रहा है, जबकि हमें तो डीसैलिनेशन कराना है ना। तो पानी कहाँ मूव कर रहा है? फ्रॉम इम्प्योरिटी टू प्योरिटी साइड। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, हमें इस चीज़ को उल्टा कराना है ना। तो हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। अगर आप यहाँ प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी यहाँ से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड पे, ठीक है, यानी सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, ठीक है। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो आरओ हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ, तो यहाँ हमें जो पानी मिलेगा वही हमारे आगे जाता है, हमारे ड्रिंकिंग पर्पसेस में काम आता है, घर में पहुँचता है, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पसेस में हम लोग लेते हैं जो हमारे घर तक पहुंचता है। तो यहाँ पे आरओ ही तो हुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ। आपने आपका प्रेशर अपने अप्लाई किया वो ज़्यादा था ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उसमें क्या हुआ, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर साइड, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड इज नोन एज आरओ, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। इतना क्लियर हुआ? यहाँ से जो पानी मिला हमें ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हम घर में यूज़ करते हैं, तो इतना क्लियर है। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ लिया, हमने रिवर्स ऑस्मोसिस भी क्लियर करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब देखिए आगे करते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है उसे देखते हैं। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग है, मान लीजिए इफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज मोर, ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज मोर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन in which quantity of solute is more, ठीक है। अब देखिए एज पहले समझते हैं इसी चीज़ को। मैंने कहा आपके पास ये है सॉल्यूशन, ठीक है। इस यहाँ पर आपने क्या कहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, और यानी सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होने का मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब देखिए आपने क्या रखा है, यहाँ बीच में एग डाल दिया, ठीक है। मैंने कहा आपने एग डाल दिया, ये एग है। अब ये एग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पर यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। अब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस में होगा क्या कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से पानी निकल के बाहर जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा कि लो कॉन्सेंट्रेटेड से हायर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएगा तो एग क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो यहाँ पर क्या होगा, एग विल श्रिंक। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक
सॉल्यूशन। मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर बाहर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेटेड का सॉल्यूशन है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, तो एग में से पानी निकल के बाहर की तरफ जाएगा तो एग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए इसी तरह से है कुछ। यहाँ पे क्या है, द सॉल्यूशन इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज लेस। यहाँ पर जहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, उसे क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसी तरह से ये सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इसमें बीच में एग रखा है। यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है, कम है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होने का मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर ज़्यादा है। सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी कि ये क्या हुआ, लो कंसनट्रेटेड का सॉल्यूशन हुआ, लो कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक हो गया। अब एग है, एग में क्या है, यहाँ पे क्या है, इधर लिखते हैं एक बार। ठीक है, एग में क्या है आपका, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पर एग सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एग सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा, तो कहाँ से ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होती है, लो से हाई की तरफ, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा। जब बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, एग विल स्वेल। समझ आया। अब देखिए इतना क्लियर हुआ। अब तीसरा हमने केस पढ़ना है आइसोटोनिक का सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या हुआ, लो कॉन्सेंट्रेशन से जब हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गए हैं, तो लो से हम हाई की तरफ जब हम गए तो एग क्या हो गया, श्रिंक हो गया, क्योंकि बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन थी। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लो से हाई की तरफ गए हैं तो बाहर लो था, अंदर हाई था, तो एग क्या हो गया, यहाँ पे स्वेल हो गया। ये चीज़ एग क्या हो गया, यहाँ पे स्वेल हो गया, और उस केस में एग क्या हो गया, श्रिंक हो गया। क्लियर। अब थर्ड केस देखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो दोनों जगह सेम होती है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली यहाँ पर वही हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पर एग है। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी है दोनों साइड पर सोल्यूट की, इक्वल अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि सोल्यूट की क्वांटिटी जो है क्या है, वो सेम है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी सेम है तो एग शेल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। सोल्यूट क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, सेम, तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। वहाँ पे तो क्या हो रहा था, हाइपरटोनिक में एग क्या हो रहा था, श्रिंक, हाइपरटोनिक में एग क्या हो रहा था, स्वेलअप, पर यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि क्वांटिटी सोल्यूट की दोनों साइड पर सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं हम पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करा जाता है पाई से। ठीक है, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप इस दोनों को, ये कॉन्सेंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दो तो क्या बन गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आर आया, सी टी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो पाई इक्वल टू आर, सी टी की जगह क्या लिखा, मोल्स बाय वॉल्यूम, टी। वी को ऊपर ले जाओ तो क्या बना, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो
तो जिस तरह से आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते थे PV इक्वल्स टू nRT, उसी तरह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ बन गया पाई V इक्वल्स टू nRT। ये क्लियर हुआ। अब इसी के ऊपर कुछ बेस न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो देखिए। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of protein contains 1.26 grams of protein. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be this. Find the molar mass of protein. ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या था, पाई वी इक्वल्स टू nRT। n यानी कि मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो लिखो पाई वी इक्वल्स टू गिवन मास, W लिख देते हैं, मोलर मास RT। मोलर मास आपको निकालना है प्रोटीन का, तो पाई वी M क्या बना, पाई V इंटू एम इक्वल्स टू WRT। तो फॉर्मूला क्या बना, M इक्वल्स टू WRT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। ठीक है, अब देखो ये हमने फॉर्मूला बना लिया। गिवन देखो W कितना है 1.26 ग्राम, टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार, वॉल्यूम कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आर आपको पता है, यहाँ पर बार में लेना है, इसको पहले सेंटीमीटर क्यूब में लीटर में चेंज करते हैं। क्या होता है 1 लीटर, यहाँ लिख देते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको आपको चेंज करना है, यहीं चेंज करो, V इज़ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज किया आपने, क्या होगा 200 बाय में 1000 यानी कि 0.200 लीटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना है 0.200 लीटर्स। अब आपने यहाँ पर R की वैल्यू देखो क्या होती है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, कितना आया M इक्वल्स टू W की वैल्यू कितनी है 1.26 ग्राम, R कितना है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल डिवाइडेड बाय पाई कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर है क्या नीचे लिखना 300 केल्विन, नीचे यहाँ क्या है पाई, वो कितनी वैल्यू है आपके पास 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार इंटू वॉल्यूम 0.200 लीटर। अब जो कैंसिल यूनिट होती हैं उसको यूनिट कैंसिल करो, बार से ये बार का, लीटर से लीटर गया, केल्विन से केल्विन गया, ऊपर बचा ग्राम और मोल में। तो मोलर मास आ गया आपका सॉल्व करने के बाद 61039 ग्राम पर मोल, 61039 ग्राम पर मोल। यही आपने फाइंड आउट करना था। मोलर मास आपसे पूछा गया था प्रोटीन का। सिंपल आपने फॉर्मूला बनाया, पाई वी इज इक्वल्स टू nRT को खोला, गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला बनाया, वैल्यूज़ को पुट किया, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज किया और आपने मोलर मास कैलकुलेट कर दिया। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5% solution of urea and 100% solution of 3.42% solution of cane sugar at 20 डिग्री सेल्सियस। R की वैल्यू गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसका यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। 1.5% का मतलब क्या है 1.5 ग्राम प्रेजेंट है, 1.5 ग्राम प्रेजेंट है 100 सेंटीमीटर क्यूब में, यही मतलब है ना। तो गिवन मास कितना हुआ यूरिया का गिवन मास हुआ यानी कि W लिख देते हैं, गिवन मास W कितना हुआ यूरिया का 1.5 ग्राम्स। ठीक है, 1.5% का मीनिंग 1.5 ग्राम प्रेजेंट है 100 सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने मोलर मास आपको यूरिया का गिवन है, मोल्स निकालो सबसे पहले। ठीक है, 60 ग्राम्स मोल निकाला हमने यूरिया के, मोल्स ऑफ यूरिया निकाला, कितना हुआ गिवन मास बाय मोलर मास
1.5 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है। कितना आया, आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास आया 0.025, ठीक है, मोल्स, ठीक है। तो मोल आ गए यूरिया के 0.025 मोल। क्लियर हुआ इतना। अब क्या है, यहाँ से आपने यूरिया, अब आपने क्या किया, केन शुगर का आपके पास गिवन मास गिवन है 3.42%, यानी कि 3.42 ग्राम प्रेजेंट है। तो गिवन मास कितना हुआ केन शुगर का गिवन मास है हमारे पास W ऑफ केन शुगर इक्वल्स टू 3.42। मोलर मास कितना गिवन है इसका 342, तो आपने मोलर मास गिवन है आपके पास 342, ठीक है। मोल्स निकालो, यहाँ से मोल निकाला, गिवन मास बाय मोलर मास 3.42 डिवाइडेड बाय 342 यानी कि 0.01, ठीक है, मोल निकले। अब क्या है, आप एक बार टोटल मोल्स करो, क्योंकि आपने ऑस्मोटिक प्रेशर तो सॉल्यूशन का निकालना है। सॉल्यूशन में ये आपके पास यूरिया भी है और केन शुगर भी है, तो मोल्स को टोटल करना पड़ेगा। टोटल मोल्स कितना हुआ आपके पास 0.025 प्लस 0.01 यानी कि 0.035 मोल आ गए। इसी तरह से वॉल्यूम भी टोटल करो, 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड 100, कितना हुआ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हुआ आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करो, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि लीटर में चेंज करेंगे तो आया 0.2 लीटर्स। क्लियर हुआ इतना। अब देखो हमने निकालना था पाई V इक्वल्स टू NRT, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही लिया है ना हमने, तो देखो पाई निकालना है N/V RT हो गया। R की वैल्यू अब देखो कितनी होगी, लीटर में है, यहाँ से आपके पास R की वैल्यू गिवन ही है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में। पाई इक्वल्स टू N पुट किया 0.035 मोल इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, यहाँ लगते हैं। पाई इक्वल्स टू 0.035 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 0.2 लीटर्स इंटू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है आपके पास, T टेम्परेचर कितना है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 20 डिग्री सेल्सियस को पहले आप केल्विन में चेंज करोगे, यही कर लें 273 प्लस 20 करा कितना आया 293, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 293 केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लीटर से लीटर गया, पर मोल से मोल गया, आंसर आया ATM में। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 4.20 ATM, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया आपके पास 4.20 ATM। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ तक अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी कि वॉन ऑफ फैक्टर। क्लियर। तो यहाँ तक आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सब कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस करना है इसकी। कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, and if you like this lecture then don't forget to subscribe my channel. Thank you and thanks a lot.